कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने आप में इतिहास की कितनी सारी परतें समेटे हो सकती है? बस एक दिन और उसके पीछे सदियों की कहानियां। आज हम एक ऐसी ही तारीख 22 दिसंबर के पन्नों को पलटने वाले हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 22 दिसंबर को हुई उन कई कहानियों को देखेंगे। संघर्ष की कहानियां, नए विचारों के जन्म की कहानियां और एक राष्ट्र के बनने की कहानियां। ये सब एक ही तारीख को हुआ था। तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। अपनी इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, इस दिन की सबसे पुरानी दर्ज की गई घटना पर, जो हमें सीधे मध्ययुगीन भारत के उथल-पुथल वाले दौर में ले जाती है। अब देखिए, इस स्लाइड में जो चीज़ वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि पहली और दूसरी घटना के बीच लगभग 600 सालों का फासला है। ये हमें दिखाता है कि भारत ने मध्ययुगीन संघर्षों से निकलकर सामाजिक सुधार और औद्योगिकरण की सुबह तक का कितना लंबा और कितना जबरदस्त सफर तय किया। ये तीनों घटनाएं जो हुई तो 22 दिसंबर को ही, भारत के इस बड़े बदलाव के तीन बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही जरूरी पड़ावों को दिखाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1241 की। ये वो दौर था जब बाहरी हमलों से इस पूरे क्षेत्र का इतिहास बन और बिगड़ रहा था। बहादुर तैर का लाहौर पर कब्जा वो एक हिंसक संघर्ष का पल था जिसने उपमहाद्वीप के मध्ययुगीन इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। अब चलिए सीधे 600 साल आगे चलते हैं। 1843 में 22 दिसंबर की तारीख एक बिल्कुल ही अलग वजह से जरूरी हो गई। अब लड़ाई तलवारों की नहीं बल्कि विचारों की थी। ये बंगाल के एक बड़े सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के लिए एक बहुत बड़ा पल था, जब देवेंद्रनाथ टैगोर जैसा एक प्रभावशाली नाम इससे आज। और फिर इसके ठीक कुछ साल बाद यही तारीख भारत के आधुनिकीकरण में एक मील का पत्थर साबित हुई। रुड़की से चली इस पहली मालगाड़ी ने सिर्फ सामान नहीं ढोया, बल्कि इसने कनेक्टिविटी के एक ऐसे नए दौर की शुरुआत की जिसने भारत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए अब 20वीं सदी में कदम रखते हैं। यहाँ 22 दिसंबर की तारीख किसी बाहरी बदलाव से ज्यादा विचारों, शिक्षा और राजनीतिक सोच के विकास का प्रतीक बन गई। ये वो दौर था जब भारत अपनी पहचान को एक नए सिरे से गढ़ रहा था। साल 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। देखिए, ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये भारतीय शिक्षा के लिए एक नया, एक क्रांतिकारी नजरिया था। एक ऐसी जगह जो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक और दुनिया भर की सोच के साथ जोड़ती थी। 1939 तक आते आते 22 दिसंबर स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर पनप रहे राजनीतिक मतभेदों का गवाह बना। एक तरफ जब कांग्रेस के सदस्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये एक घटना उस समय की मुश्किल राजनीतिक हालात और आज़ादी के लिए लड़ रहे अलग अलग गुटों के अलग अलग नजरियों को बिल्कुल साफ दिखाती है। और इसके ठीक अगले ही साल 1940 में विचारक मानेंद्रनाथ रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की घोषणा कर दी। ये पार्टी एक बिल्कुल अलग राजनीतिक सोच रखती थी, जो उस समय के बड़े राष्ट्रवादी आंदोलनों से काफी अलग थी। इससे पता चलता है कि उस दौर में भारत की आत्मा के लिए कितनी तरह की राजनीतिक और दार्शनिक लड़ाइयां एक साथ चल रही। अब हम आज़ादी के बाद के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे 22 दिसंबर की तारीख बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना और एक नए राष्ट्र के निर्माण की कोशिशों का दिन बनी। ये कुछ बहुत ही अहम पल हैं जो दिखाते हैं कि भारत ने एक देश के तौर पर कैसे तरक्की की। 1947 में पहले रेडियो के प्रदर्शन ने कम्युनिकेशन में क्रांति ला दी। 1966 में जेएनयू की स्थापना ने हायर एजुकेशन को एक नई दिशा दी। 2006 में पाकिस्तान के साथ जॉइंट टास्क फोर्स ने डिप्लोमेसी के रास्ते खोले और 2008 की रिपोर्ट ने अंदरूनी सुधारों पर ध्यान दिया। हर एक घटना एक नए, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में एक जरूरी कदम। आइए इस साल पर थोड़ा रुकते हैं। 1966 में संसद के एक एक्ट के जरिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ये सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी का खुलना नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा कदम था जिसका भारत में हायर एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च पर एक बहुत ही गहरा और स्थायी असर पड़ा, जो आज भी महसूस किया जाता है। तो इन सभी अलग अलग ऐतिहासिक धागों को एक साथ लाने पर हमें 22 दिसंबर के बारे में आखिर पता क्या चलता है? चलिए इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही तारीख अपने अंदर सदियों के संघर्ष, नए नए आविष्कार, राजनीतिक मतभेद और राष्ट्र निर्माण की पूरी कहानी समेट सकती है।
22 दिसंबर हमें दिखाता है कि इतिहास कोई सीधी लाइन में नहीं चलता, बल्कि ये कई कहानियों का एक संगम है जहां हर कहानी भारत की पहचान को बनाने में अपनी एक खास भूमिका निभाती है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस तरह हम आज अतीत की इन घटनाओं को देख रहे हैं, उसी तरह आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के दिन को कैसे देखेंगी? आज जो कुछ भी हो रहा है वो भविष्य की इतिहास की किताबों में कैसे लिखा जाएगा? सोचने वाली बात है ना।